मैं लवली श्रीवास फिर से एक बार कल परीक्षा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि हम कल देखे थे त्वरित त्वरण के बारे में, तो आज हम देखेंगे एक समान त्वरित गति में क्या होता है। जब गति एक समान हो तब क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो आपको पता है कि एक समान त्वरित गति में हमेशा त्वरण का जो मान होगा वो हमेशा स्थिर रहता है। इसलिए त्वरण का मान को यहाँ पर हम स्थिर या कांस्टेंट लिख सकते हैं कि भाई त्वरण का मान जब एक समान त्वरित गति होगा उस कंडीशन में त्वरण का मान हमेशा कैसा होगा, स्थिर माना जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि एक समान त्वरित गति में त्वरण जो समय ग्राफ होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा के रूप में होता है, जिसकी जो है अक्ष के समानांतर हमेशा क्या होती है, अक्ष के समानांतर होती है। जैसे कि यहाँ पर एक त्वरण समय ग्राफ बनाया गया है ना, जिसमें जो त्वरण समय ग्राफ है उस समय अक्ष के बिल्कुल कैसा दिखाई दे रहा है, आपको समानांतर दिखाई दे रहा है। इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, आगे हम देखेंगे कि सवाल किस टाइप के हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, उन्हीं सवालों पर हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनको आपको समझना है कि भाई एक समान त्वरित गति में जो त्वरण समय ग्राफ बनेगा एक सीधी रेखा के रूप में बनेगी, जो समय अक्ष के हमेशा समानांतर होता है। कई बार पूछा गया है, इस चीज को याद रखना है आपको। दूसरा चीज देखते हैं, एक समान त्वरित गति में जो वेग समय ग्राफ होगा एक सरल रेखा होती है जिसकी जो प्रवणता है वो हमेशा त्वरण के मान के बराबर होती है। अब यहाँ पर जो ए की जो वैल्यू है त्वरण है वो हमेशा tan थीटा के रूप में दिखाया जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि कैसा होता है, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पर कोण बनेगा और ये कोण किसके बराबर होगा, थीटा कोण के बराबर होता है। और ये है आपके पास एक त्वरित गति में जब वेग समय ग्राफ बनाया जाएगा तब, और वेग समय ग्राफ जो होता है एक हमेशा सरल रेखा के बराबर होती है जिसकी जो प्रवणता है हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए, त्वरण के मान के बराबर होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे कि विभिन्न प्रकार के जो वेग समय ग्राफ होगा वो किस प्रकार के हो सकते हैं। वेग समय ग्राफ है ना, वो किस प्रकार का होगा, जब त्वरण का मान बिल्कुल स्थिर हो जाए, है ना, जीरो हो जाए, जब एक सीधी रेखा के रूप में गति करने लगे तो उस कंडीशन में माना जाएगा त्वरण का मान क्या हो जाएगा, जीरो माना जाएगा। क्लियर है, जब वेग का मान बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में बनने लगे वेग समय ग्राफ, तब उस कंडीशन में जो त्वरण होगा वो हमेशा जीरो माना जाता है। और जब वेग स्थिर होगा, है ना, वेग में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसे पहले का वेग है वैसी वेग लगातार हो रहा है, तो उस समय जो त्वरण का मान होगा वो हमेशा स्थिर माना जाता है और उसका जो वेग ग्राफ होता है वो इस टाइप से बनाया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, त्वरण घट रहा हो, जब आपके पास त्वरण में ऐसे डाटा आने लगे कि अचानक वेग, अब वेग यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, और ऐसे ऐसे लगातार क्या हो, घटने लगे, इस टाइप से डायग्राम बनने लगे। इसका मतलब क्या है, त्वरण घट रहा है, पहले त्वरण ज्यादा था, अब त्वरण का मान कम हो रहा है। त्वरण का घटने का मतलब है एक्चुअल में मंदन से है, ठीक है। तो यहाँ पर वेग क्या हो, त्वरण क्या होगा, यहाँ पर घटेगा, लेकिन स्टार्ट में जा कम हो और धीरे धीरे उसका जो त्वरण का मान बढ़ने लगे, तो इस टाइप से आपका त्वरण समय ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। तो हमेशा यदि पूछेगा कि मान लो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि त्वरण बढ़ रहा है तो आप कैसे दिखाओगे, तो आपको इस वेग जो त्वरण समय ग्राफ के रूप में आपको क्या करना है, दिखाना पड़ेगा। क्लियर है, जब एक समान रूप से घटे, है ना, जब एक समान से घटे तो आपको इस टाइप से डायग्राम के रूप में शो अप करना है। और ये जो डायग्राम है एक समान नहीं, मतलब हम कह सकते हैं संभव नहीं है, इस टाइप के जो डायग्राम है कभी संभव नहीं हो सकता, है ना। इस टाइप के या वक्र आकार के कुछ भी डायग्राम बन जाए तो ये कभी भी संभव नहीं होता। क्लियर है, तो इस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक समान त्वरित गति में गति के समीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यदि कोई है गति का तो वो होता है एक समान त्वरित गति में गति के समीकरण। अब गति के समीकरण मूल रूप से तीन ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि u को यहाँ पर हम प्रारंभिक वेग से दर्शाएंगे। क्लियर है, u को हम प्रारंभिक वेग से, v आपका अंतिम वेग होगा, t जो है समय को, और a को यहाँ पर हम त्वरण के रूप में दर्शाएंगे। एस टी मतलब यहाँ पर जो एस है चली गई दूरी के रूप में दर्शाया गया, और एस टी को हम टीवे सेकेंड में चली गई दूरी के रूप में स्वैप करेंगे। क्लियर है, इसके जो फार्मूला है यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है कि गति के मूल रूप से तीन समीकरण होते हैं। पहला गति का जो प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस माइनस ए टी, यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है ये प्लस का चिन्ह हमेशा त्वरण को बताएगा
कि प्लस का चिन्ह मतलब त्वरण है यहाँ पर, और माइनस का मतलब है यहाँ पर मंदन से। क्लियर? तो इतना याद रखना, दोनों अलग अलग है। ठीक है, जब वेग में बढ़ोतरी हो रहा होगा तो हम उसको त्वरण कहेंगे और उसके जगह हम पॉजिटिव या प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, लेकिन यदि मान लो त्वरण घटेगा तो उसको हम मंदन कहेंगे और उस कंडीशन में हमेशा माइनस का चिन्ह यूज किया जाएगा। गति का जो द्वितीय समीकरण है S इक्वल यू टी प्लस माइनस यहाँ पर 1/2 AT का स्क्वायर दिया गया है, और गति का जो तृतीय समीकरण है V स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस माइनस 2h। तो ये जो तीनों जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन को बिल्कुल आप रट ही लेना है ना, क्योंकि हर एक एग्जाम में यदि जो भी सवाल पूछेगा गति के समीकरण से तो इन फार्मूला का यूज कर सकते हो आप आसानी से ना, बिना फार्मूला के आप सवाल बना ही नहीं सकते। तो ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी है कि त्वरण के लिए हम प्लस का चिन्ह यूज करेंगे और मंदन के कंडीशन में हमें माइनस का चिन्ह यूज करना है। लेकिन कई बार होता क्या है कि जब हमको टीवे सेकंड की बात करते तो टीवे सेकंड में चली गई दूरी के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे कि जो एस टी इक्वल होता है आपके पास u प्लस माइनस 1/2 8 और ब्रैकेट में रहेगा 2t माइनस 1। तो ये फार्मूला टीवे सेकंड के लिए यूज होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऊर्ध्वाधर गति में कई बार क्या होता है, त्वरण केवल हम क्षैतिज गति में नहीं देखेंगे बल्कि हम ऊर्ध्वाधर गति में देखेंगे, जैसे किसी चीज को हम ऊपर की ओर उछालते हैं। तो होता है आपके पास ऊर्ध्वाधर गति, और ऊर्ध्वाधर गति में आपके पास जो त्वरण होता है वहां पर त्वरण के रूप में नहीं बल्कि एक और बल काम करता है जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी का अपना कुछ गुरुत्व बल होता है, इसलिए यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जब भी ऊर्ध्वाधर गति हो, ऊर्ध्वाधर गति में त्वरण एक ही स्थान पर हमेशा क्या लिखा जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी लिखते हैं। क्लियर है? एसआई पद्धति में जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी का मान कितना दिया गया है, 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। क्लियर है? इसी को यदि हम सीजीएस पद्धति में देखेंगे तो सीजीएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है वो कितना हो जाता है, 981 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब हम देखेंगे कि जैसे किसी पत्थर को मान लो हम ऊपर से छोड़ रहे हैं ना, ऊपर से छोड़ेंगे तो आप देख पाओगे जिस स्थान पर हम छोड़ेंगे वहां पर जो वेग होगा वो कम होगा, लेकिन जब जैसे छोड़ते जाएंगे तो जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा उसके वेग में लगातार बढ़ोतरी होगी। इसलिए हम यहाँ पर किस चिन्ह का यूज करेंगे, प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। और प्लस चिन्ह का यूज जो फार्मूला है आपके पास गति के समीकरण के 3 फार्मूला, वहां जो आपके पास जैसे आपके प्रथम समीकरण में लिखा गया है, जो गति का प्रथम समीकरण है v इक्वल यू प्लस माइनस है ना AT करके लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का ये जो प्लस है इसी प्लस के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। क्लियर है? इसी प्लस के बारे में बताया जा रहा है कि जब किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाएगा तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएगी उसके वेग में बढ़ोतरी होगा, तो हम कौन से चिन्ह का यूज करेंगे, यहाँ पर प्लस के चिन्ह का यूज करेंगे। लेकिन जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर उछालेंगे तो आप देखोगे जिस स्थान पर आप उछालोगे है ना, या जहां से आप बल लगाकर ऊपर की ओर फेंकोगे वहां पर वेग ज्यादा होगा, और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि एक स्थान पर जाकर वो रुक जाएगी, फिर उसके बाद पुनः वो नीचे की ओर आएगी। तो वहां पर हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह का यूज करने वाले हैं। क्लियर है? तो इन डाटाओं को बिल्कुल याद ही रखना है, ये छोटे छोटे डाटा आपके है ना जो भी सवाल बनाने में सहायक होंगे। क्लियर है? अब हम देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपके पास पहला सवाल है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होना चाहिए वो आपको पूछा गया है, और यहाँ पर किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करके दे दिया गया है। अब हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण का मान एक्चुअल में कितना है, तो हमारे पास जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है, इतना ही होता है। और 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड को लेकर हमको ये डाटा फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे कि भाई 9.8 हमको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में होता है टोटल 1000 मीटर होता है। ये डाटा मीटर में है तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में बदलेंगे, और किलोमीटर में बदलने के लिए हमको इस 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9.8 गुणित 1/1000। क्लियर है? ये हुआ आपके पास किसका जी 9.8 मीटर का अपान में क्या है आपके पास सेकेंड में दिया गया है, और सेकेंड जो टाइम है वो 2 बार रिपीट हुआ है। क्लियर है? कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 2 बार गणना में लाएंगे। अब हमको पता है कि भाई 1 आवर में कितने सेकेंड हो सकते हैं, तो 1 आवर में होते हैं टोटल। हमको पता है कि 1 आवर की बात करते हैं, अब सेकेंड की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आवर में चेंज है तो हम लिख सकते हैं
एक तो 60 मिनट, और 60 का गुणा 60 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 3600 सेकेंड होते हैं। एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, टोटल 3600 सेकेंड होता है। तो हम क्या करेंगे, 1/3600 इंटू 1/ कितना लिख सकते हैं अपन, 3600 सेकेंड के रूप में लिख सकते हैं। जब आगे हल करोगे तो यही डाटा आपको डायरेक्ट रूप में मिल जाएगा, 1.27 गुणित, जब आप आगे डिस्ट को डील करोगे तो आपको मिलेगा 10⁴ किलोमीटर प्रति आवर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डाटा मिलने वाला है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, एज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जब आगे हल करोगे तो आपको मिलेगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब नेक्स्ट सवाल में आपके पास है कि निम्न में से कौन सा त्वरित गति से संबंधित नहीं है। यहाँ पर त्वरित गति के बारे में बोला गया है। तो पहला इक्वेशन ध्यान से देखिएगा कि v = u + at दिया गया है। यहाँ पर प्लस मैं बताया था कि त्वरण के लिए हम किस चिन्ह का यूज करेंगे, तो त्वरण के लिए हम यूज करते हैं प्लस के चिन्ह का यूज करते हैं, और मंदन के लिए हम किस चिन्ह का यूज करते हैं, तो मंदन के लिए हम यूज करेंगे माइनस के चिन्ह का। क्लियर है। और हमको पूछा गया है त्वरण के बारे में, त्वरित गति के बारे में पूछा गया है। तो बताओ प्लस का चिन्ह है मतलब क्या है, एक त्वरित गति के बारे में। ऑप्शन ए तो राइट है। क्लियर है, ये सही है, त्वरित गति से संबंधित है बोला गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा की बात करें तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, ये गति का थर्ड नियम है ना, v² = u² + 2as के बारे में, ये भी त्वरित गति से संबंधित, ये भी आपका राइट है। तीसरा जो है st का मान होता है u + 1/2a2t - 1, ये भी आपके त्वरित गति से संबंधित नजर आ रहा है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ये मंदन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है यहाँ पर, मंदन। ये त्वरित गति नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसलिए आपका जो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। मैं बोल रहा हूँ कि जो त्वरित गति से पहला भी संबंधित है, दूसरा भी तीसरा भी संबंधित है, और चौथा भी त्वरित गति से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया कौन संबंधित नहीं है, तो कौन संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर दूसरा संबंधित नहीं है, क्योंकि ये त्वरण से नहीं बल्कि मंदन से रिलेटेड है। क्लियर है डाटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। टीवे सेकेंड में चली गई दूरी st हो तो st का आपको ज्ञात करना है, विमी सूत्र ज्ञात करना है। अब t सेकेंड में चली गई दूरी बोला गया है, तो अब हम कहेंगे कि भाई t सेकेंड में चली गई दूरी, मान लेते हैं दूरी l दूरी चली हो कितने सेकेंड में, t सेकेंड में। यही बात है, st का मतलब तो यही हो रहा है ना भाई, st का मतलब यही हो रहा है कि भाई हम कहेंगे कि st समय में l दूरी तय की और कितने समय में, tवे सेकेंड में, मतलब t सेकेंड में। अब हमको l और t को लेकर क्या बनाना है, विमी सूत्र बनाना है। और विमी सूत्र का बेसिक फंडा होता है आपके पास m0 L0 और T0। जब कोई भी डाटा ना हो इसका मतलब होता है M0 L0 T0। अब बताओ यहाँ पर क्या द्रव्यमान दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब M का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 लिख दिया जाएगा। लंबाई है यहाँ पर, बिल्कुल है, कितने लंबाई है, 1 लंबाई है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर L लिख देंगे। T कहाँ पर है, तो भाई T तो अपान में है, और अपान के डाटा को ऊपर में कन्वर्ट करने के लिए हम T की पावर कितना कर देंगे, -1 कर देंगे। तो आपका जो विमी सूत्र होने वाला है क्या हो जाएगा, M0 L और T -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे आपको आसानी से समझना है डाटाओं को, कोई आपको पूरे विमी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। जो डाटा दिया रहेगा, जो आपके पास एसआई मात्रा है तो होते हैं, उसके आधार पर ही ये विमी सूत्र बनाया जाता है। तो इन चीज़ों को हमेशा आपको याद रखना है, फिर आपके हर एक सवाल आसानी से बन जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है, एक पत्थर को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड से उछाला गया है। क्लियर है। तो लौटते समय उछाले गए स्थान पर पत्थर का वेग क्या होगा, ये पूछा गया है। अब वेग के बारे में बोला गया, यहाँ पर हमको ना तो त्वरण के बारे में बोला गया है और ना ही किसी के बारे में। मान लेते हैं ये स्थान है और इस स्थान से आप पत्थर को ऐसे उछाल दिए, तो फिर इसी स्थान पर आने का मतलब यही कहीं आएगा, सेम रेंज में आ रहा है ना भाई, हम देखेंगे सेम रेंज में आ रहा है, आप समझिएगा, है ना। इस स्थान से उछालें और इस स्थान पर वेग कितना दिया है, यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हमने इसको क्या कर दिया, उछाल दिया। आप जानोगे कि जैसे जैसे वेग बढ़ते जाएगा, ऊपर जाते जाएगा, इसके वेग क्या होते जाएगा और कम होता है, और इस स्थान पर इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मानते हैं।
और 0 वेग से फिर वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आएगा और उसी स्थान पर आते आते उसका वेग कितना हो जाएगा, फिर से 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 30 जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड ही होता है यदि वेग की बात करें तब। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट सवाल है, देखिएगा। एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर 1 मीटर चलकर रुक जाती है, तो ब्रेक के कारण उत्पन्न मंदन का मान क्या होगा। अब यहाँ पर मंदन का मान आपको ज्ञात करना है, तो हमको क्या क्या दिया है, जो जो डाटा दिया गया है उसको लिख लेना है कि भाई कार की चाल है कितने किलोमीटर, 18 किलोमीटर, मतलब ये प्रारंभिक चाल होगा, है ना। जिस वेग से या जिस चाल से चल रही वो आपका क्या प्रारंभिक चाल है, चल रही है बोला गया है। तो u का जो मान है यहाँ पर कितना दे दिया है, u का मान दिया है 18 किलोमीटर प्रति आवर। चूंकि डाटा मीटर में आएगा इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले चेंज कर लेते हैं 18। आपको पता है कि जब बड़े राशि को मतलब किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा किया जाता है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो आप देखोगे कि 18 कम 18 और 18 कम 18, तो ये डाटा किस में चेंज हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो मैं लिख सकता हूँ 5 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई उसकी प्रारंभिक चाल। क्लियर। अब बोला गया कि 1 मीटर चलकर, मतलब s का मान दे दिया है, s दिया कितना है 1 मीटर की दूरी, क्योंकि 1 मीटर चलने के बाद क्या हो रही है, रुक रही है। तो 1 मीटर चलने के बाद रुक गई, मतलब इसकी चली गई दूरी है कितनी, 1 मीटर। ब्रेक के कारण उत्पन्न मंदन का ज्ञात करना है, तो आपको अंतिम चाल भी तो चाहिए, और अंतिम चाल मतलब ब्रेक लगाने पर कार डेफिनेटली रुकेगी, और रुकने पर उसका वेग क्या हो गया, चाल 0 हो गया। तो हम क्या कहेंगे, v का मान यहाँ पर हो गया 0। अब आपको u मिल गया है, s मिल गया है, v मिल गया, और निकालना क्या है आपको, मंदन, और मंदन का मान होगा a का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर। अब कौन से समीकरण लगेगा, आप ध्यान से देखो, u हो, s हो, v हो, a हो, ये सभी डाटा होनी चाहिए। तो गति का जो थर्ड नियम है, थर्ड इक्वेशन से सेटिस्फाई हो जाएगा। और थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, v का स्क्वायर इक्वल u का स्क्वायर, मंदन के केस में माइनस लिखेंगे ना कि प्लस, और लिख सकते हैं 2as। क्लियर है। v का मान कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर कर दिए, बराबर u का मान कितना दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, लिख सकते हैं यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर माइनस 2। a का मान कितना है, a का मान तो आपको ज्ञात करना है, और s का मान कितना है 1 मीटर की दूरी है। आगे हल करने पर क्या हो जाएगा, ये 5 का वर्ग 25 माइनस 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2a के बराबर। 25 को इधर लाएंगे या 2a को इधर ले आए, 2a बराबर कितना हो गया 25। तो a का मान कितना हो जाएगा आपके पास 12.5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो जो मंदन का मान होगा वो कितना हो जाएगा आपका 12.5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो जाएगा, और यही है ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। तो इस टाइप से आपको जब भी एग्जाम में सवाल मिलता है गति के समीकरण से संबंधित, तो आपको सवाल को इस टाइप से डील करना है। क्लियर है। इसके लिए आपको याद क्या करना है, तीनों समीकरण याद करना है, साथ में त्वरण के केस में आपको प्लस का चिन्ह यूज करना है, और मंदन के केस में आपको माइनस का चिन्ह करना है। लेकिन जब गति ऊर्ध्वाधर होने लगे, मतलब आप किसी वस्तु या पत्थर को ऊपर की ओर उछाल रहे हो, तो इस केस में आपको गुरुत्वीय त्वरण एक स्थान पर हम गुरुत्वीय त्वरण g का यूज करेंगे। फिर गुरुत्वीय त्वरण g का SI मात्रक 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ये पता होना चाहिए। CGS मात्रक 981 मीटर सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड, और ये भी पता होना चाहिए कि जब हम ऊपर से नीचे से मान लो ऊपर की ओर उछालेंगे तो वहाँ पर माइनस का चिन्ह यूज करना है, और ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे उस समय प्लस का चिन्ह यूज करना है। ये डाटा आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट डाटा क्या है, एक वस्तु विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है, तो 5वें सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब जो जो डाटा दिया है उन सभी डाटा को लिख सकते हैं। विराम अवस्था से मतलब प्रारंभिक जो चाल है u का मान ये क्या है, यहाँ पर 0 है। क्लियर। त्वरण दिया है, त्वरण a का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, तो त्वरण a का मान दिया है 2 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। फिर क्या दिया है, समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है, 5वें सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना है। मतलब st का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और t का मान यहाँ पर दे दिया है कितना 5 सेकंड का।
इतना ही डाटा दिया गया है। अब हमारे पास है जो टीवीए सेकेंड में चली गई दूरी का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई टीवीए सेकेंड में चली गई दूरी एस टी का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है आपके पास, तो u प्लस है ना, क्योंकि त्वरण का केस है इसलिए हम क्या करेंगे प्लस का चिन्ह यूज करेंगे 1/2 a, और ये हो जाएगा आपके पास 2t - 1, यही फार्मूला होने वाला है। अब हम कहेंगे u का मान क्या है, क्योंकि प्रारंभिक वेग विराम अवस्था से इसलिए क्या हो जाएगा 0, प्लस का चिन्ह प्लस 1/2। a का मान कितना दिया, तो a का मान यहाँ पर दिया गया है त्वरण के रूप में 2 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड इंटू क्या कर देंगे 2। फिर यहाँ पर दिया गया है 2, t का मान कितना दिया है, तो 5 सेकेंड दिया गया है, तो हम क्या कर देंगे इंटू 5 और -1। क्लियर है, तो आप देख पाओगे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, ये हो गया 0, और 5 दूनी 10, और 10 में 1 घटाने पर कितना हो जाएगा 9, और 9 का गुणा 1 के साथ करने पर कितना हो जाएगा 9। तो आगे हल करेंगे तो इस एस टी की जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 और 0 को जोड़ने पर 9 मीटर। अतः 5वें सेकेंड में जो चली गई जो दूरी होगी वो कितना होना चाहिए, 9 मीटर का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जब भी आपको टीवीए सेकेंड की बात करें तो आपको ये जो चौथा फार्मूला है आपको लगाना है। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल, ये वाला सवाल नहीं है, डाटा गड़बड़ है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, एक वस्तु को ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उछाला गया है। यदि गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है तो वस्तु द्वारा प्राप्त ऊंचाई क्या है, आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। अब हम कहेंगे कि एक वस्तु को ऊपर की ओर, है ना, आप ऊपर की ओर उछाल रहे हो। ऊपर की ओर उछालने का मतलब है कि आप नीचे से ऊपर की ओर उछाल रहे हो, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का चिन्ह लगेगा। क्लियर है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है, अब 9.8 रखने के बजाय हम कितना रख सकते हैं, 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड लेकर चलेंगे, तभी हमको क्या मिल पाएगा, ऊंचाई मिलेगा। ठीक है, तो प्रारंभिक जो वेग होगा u का मान कितना मिलेगा हमको, 5 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उछाला गया है। अंतिम वेग v जो होगा, अब अंतिम वेग मतलब कभी भी आप पत्थर ही ले लो, पत्थर को जब उछालोगे तो स्टार्ट में तो वेग रहेगा कुछ, है ना, कुछ चाल से चलेगा, लेकिन एक निश्चित स्थान तक चलने के बाद वो रुक जाएगा और फिर वहां से नीचे की ओर। तो अंतिम वेग क्या होने वाला है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। हम गुरुत्वीय त्वरण g का मान लिख सकते हैं, कितना ले लेते हैं यहाँ पर 10 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, और हमको ऊंचाई ज्ञात की, मतलब s का मान क्या है चाहिए, यही है। अब आपके पास u है, v है, g है और s दिया है, तो हम क्या यूज करेंगे, गति का थर्ड नियम यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन का फार्मूला क्या है, तो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर। चूंकि हम वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर उछाल रहा है इसलिए प्लस की जगह हम माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, 2as यही निकालेंगे। हमको s का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, v का मान क्या है 0 है, 0 पुट कर देते हैं। u का मान कितना है 5, तो 5 का क्या कर देंगे यहाँ पर वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग -2, तो 2 का मान कितना हो जाएगा आपके पास ये 2। और त्वरण जो है, चूंकि त्वरण के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का यूज करेंगे। क्लियर है ना, हम एक ही स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का यूज करेंगे, और गुरुत्वीय त्वरण का यूज मान कितना रखें हम 10 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, और हमको ऊंचाई क्या है ज्ञात करनी है। क्लियर है, ये एस है आपका, गुरुत्वीय त्वरण एस का मान हमको ज्ञात करना है। आगे हल करेंगे तो ये 0 का तो 0 रहेगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 25, माइनस 10 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 20 कितना हो जाएगा s। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं 20s को पक्षांतर करने पर प्लस 20s हो जाएगा, क्या है बराबर कितना हो गया 25। तो s बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 25/20, और 25/20 का मतलब हो जाएगा 1.25 मीटर। तो वस्तु द्वारा जो प्राप्त ऊंचाई है वो कितने मीटर की होगी, आपके 1.25 मीटर का होने वाला है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये आपका नेक्स्ट सवाल है, एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालने पर पत्थर द्वारा अंतिम सेकंड में चली गई दूरी होगी, ये आपको ज्ञात करना है।
अब कितनी दूरी होगी यही आपको निकालना है। अब एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालने पर पत्थर द्वारा अंतिम सेकंड में, है ना, सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी आपको ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे कि भाई अंतिम सेकंड में चली गई दूरी, याद रखना हमेशा अंतिम सेकंड में चली गई दूरी बराबर ऊपर से नीचे 1 सेकंड में चली गई दूरी के बराबर है। चली गई दूरी तो इस कंडीशन में हम u का मान हमेशा क्या मानकर चलेंगे, 0 मानकर चलेंगे, है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में चली गई जो दूरी के बराबर है, तो u का मान क्या होगा यहाँ पर हम 0 मान लेंगे। और हमको अंतिम सेकंड में चली गई दूरी निकालना है, मतलब t का मान ही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होगा, g का मान लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, g का मान 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के रूप में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो और सोच कर बताओ कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा। क्लियर है, कौन सा फार्मूला लगा, क्योंकि अंतिम सेकंड में चली गई दूरी आपको ज्ञात करना है। अब आपके पास कितने फार्मूला बच गए, आपके पास तीनों फार्मूला है, 3 और 4 फार्मूला। तो चारों फार्मूला में से हम किस फार्मूला का यूज करेंगे वो आपको हमेशा, है ना, देखकर आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा फार्मूला है और किस फार्मूला से इस सवाल को आसानी से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। क्लियर, सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में चली गई दूरी के बारे में बोला गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड और 9.8 ना लिखते हुए, क्योंकि डाटा भी हमारे पास फिक्स है, तो हम क्या मानकर चलेंगे, 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड लिख देते हैं। अब हम यदि यहाँ पर सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे आपका, तो सेकंड इक्वेशन क्या है भाई, तो s इक्वल ut प्लस करेंगे कि ऊपर नहीं, माइनस करेंगे, है ना, माइनस, क्योंकि ऊपर की ओर उछाल रहे हैं तो हम यहाँ पर यूज करेंगे माइनस 1/2 हो जाता है ना, 1/2 और 80 का स्क्वायर, यही आपका फार्मूला है। हमको s का मान क्या दिया है, तो अंतिम सेकंड में चली गई दूरी निकालना है, तो s निकालना, तो u का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, t का मान 1, माइनस का चिन्ह माइनस 1/2, a का मान हम क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण की जगह 10 लिख सकते हैं, 10, और t का मान हमको दिया गया है 1 सेकेंड, तो 1 का क्या कर दिया यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, आगे जब हल करोगे तो ये 0 का गुणा 1 के साथ होगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 है ना, माइनस 1/2 इंटू 10, यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ पर अंतिम सेकंड में चली गई दूरी के लिए यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। गुणा करने पर s की जो वैल्यू हो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, तो कितने मीटर होने वाला है, ऐसा 5 मीटर। तो अंतिम सेकंड में जो चली गई दूरी होगी वो कितने मीटर की होगी, जब 5 मीटर की होगी। तो इस टाइप से आपको सवाल को क्या करना है, डील करना है। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे कि आपके पास सवाल है, एक पत्थर को ऊपर की ओर 9.8 मीटर प्रति सेकंड से उछाला गया है, तो पत्थर द्वारा प्राप्त ऊंचाई या कुल मिलाकर कहा जाए कि भैया कुल चली गई दूरी ही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पर कोई डाटा तो दिया नहीं है, ना तो आपके पास प्रारंभिक वेग है और ना ही आपके पास अंतिम वेग दिया गया है, ठीक है। और ना ही जब प्रारंभिक वेग है ना ही अंतिम वेग दिया गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई, कुछ तो मानकर चलेंगे। क्लियर, कुछ ना कुछ हमको क्या करना है, मानना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो है आपके पास 9 ये प्रारंभिक वेग दिया, भले वो क्या के रूप में दे दिया है, गुरुत्वीय त्वरण के रूप में लिख दिया था क्या, ये आपके पास प्रारंभिक वेग दे दिया है u का मान। u का मान कितना दिया है यहाँ पर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अब प्राप्त ऊंचाई बोला जा रहा है, मतलब आप पत्थर को जब उछालोगे तो उछालने पर किसी स्थान पर रुकेगा ना, है ना। तो हम v का मान क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अंतिम वेग का मान 0 मान लेंगे। और पत्थर द्वारा प्राप्त ऊंचाई, तो हम यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है g का मान कितना मान सकते हैं, कितना मान लेते हैं, 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है।
और हमको क्या चाहिए, ऊंचाई मतलब एस की वैल्यू हमको क्या है प्राप्त करना है। क्लियर है, बस इतना ही डाटा है। अब हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन रखने पर क्या होगा आपके पास, v का स्क्वायर इक्वल u का स्क्वायर माइनस 2g क्या हो जाएगा, s लिख सकते हैं। क्लियर है, v का मान कितना है यहाँ पर 0, u का मान कितना हो जाएगा, तो u का जो मान है आपके पास 9.8 है, तो 9.8 का हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस g का जो मान होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 9.8, s का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं 298 को हम पक्षांतर कर देते हैं, तो पक्षांतर करने पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 9.8 s इक्वल हो जाएगा 9.8 इंटू 9.8। क्लियर, इतना ही होगा। मैंने 9.8 का होल स्क्वायर करके इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब हमको s निकालना है, तो s के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9.8 इंटू 9.8 अपान इन दोनों का पक्षांतर कर देंगे, गुणा में है तो पक्षांतर करने पर भाग में आ गया, कितना हो गया 9.8 या 9.8। आप देख पाओगे कि 9.8 से एक 9.8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 एक कम 2, और 9.8 का काटने पर कितना हो जाएगा 4.9 मीटर। तो उछालने पर जो प्राप्त ऊंचाई होगी वो कितने मीटर की होगी, 4.9 मीटर की। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण को आपको स्पष्ट बताएगा है ना, कि 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड रखना है कि 10 है ना मीटर प्रति वर्ग सेकंड रखना है, तो उसके हिसाब से भी आपको डिसीजन लेना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम अपेक्षित वेग क्या होता है ना। तो जब भी आपको इस टाइप के सवाल मिले गति के समीकरण से, तो आपको तीनों आपको इक्वेशन पता होना चाहिए है ना। त्वरण के केस में अलग और मंदन के केस में अलग, कहाँ पर प्लस का चिन्ह यूज करना है और कहाँ पर माइनस का चिन्ह यूज करना है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं इक्वेशन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल जितने भी सवाल पूछेंगे आपके एग्जाम में फिजिक्स में है ना, तो आपसे बनना चाहिए। क्लियर है, अब हम बात करेंगे अपेक्षित वेग की। अब ये अपेक्षित वेग क्या है भाई, तो किसी स्थिर या गतिशील वस्तु के सापेक्ष है ना, कोई वस्तु स्थिर है या गतिशील है उसके सापेक्ष किसी दूसरे वस्तु के स्थिति परिवर्तन की जो दर है वो दूसरी वस्तु का पहली वस्तु के सापेक्ष क्या कहलाता है, सापेक्ष वेग कहलाता है। अब हम मान लेते हैं वस्तु A है और A का वेग क्या लिख लेते हैं v1, उसी प्रकार माना वस्तु B है और B का वेग मान लेते हैं v2। अब इसको ध्यान से देखना कि भाई A के सापेक्ष जो B का वेग होगा, मतलब आपको लिखना कैसे है, पहले B के वेग को लिखना है, उसके बाद आपको A के वेग को लिखना है। क्लियर है, तो वहां पर लिखा गया v2 माइनस v1। उसी प्रकार सेकंड में दिया गया है कि भाई B के सापेक्ष जब A का वेग हो तो A का वेग माइनस B का वेग, इसी प्रकार हम लिखेंगे v1 माइनस v2। इतना याद रखना, सापेक्ष वेग के कंडीशन में होता है। अब हम वजह से बात करेंगे कि जब दो गाड़ी हो या दो गतिशील वस्तु हो, जब एक ही दिशा में गति करेंगे है ना, जैसे कि भाई एक जो वस्तु है इस दिशा में गति कर रही है, एक दूसरी वस्तु भी इसी दिशा में, तो हम देख पाएंगे जो सापेक्ष वेग होगा वो हमेशा घट कर आता है। आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे है ना, आप गाड़ी चलाते हुए जाते हो, कोई और आपको ओवरटेक करने की कोशिश करता है, तो आप देखते हो कि जब ओवरटेक करने वाला होता है तो कुछ समय आपके बिल्कुल स्लो आगे बढ़ता है ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है, भले उसकी स्पीड 80 क्यों ना रहे, आपकी स्पीड 70 है उसकी स्पीड 80, तो आप देखोगे आपको धीरे से क्रॉस करता है, तो वहां पर जो सापेक्ष वेग आता है वो घट कर आता है। लेकिन दूसरे केस की बात करें, आप इस दिशा से जा रहे हो, कोई इस दिशा से आ रहे हैं है ना, तो होगा क्या, आप फुर्र से निकल जाओगे क्योंकि दोनों के वेग आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं है। तो यही बोला गया है कि जब विपरीत दिशा में गतिशील वस्तु का सापेक्ष वेग हमेशा जोड़कर प्राप्त किया जाता है, और जब एक ही दिशा में चले तो सापेक्ष जो वेग होगा वो हमेशा घट कर आएगा। क्लियर है, याद रहेगा ना। तो देखते हैं इस पर किस टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं। एक यात्री बस सड़क में 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, तो यात्री यात्री बस है, यात्री बस के सापेक्ष सड़क का वेग क्या होगा। अब हमको यहाँ पर दिया गया है सड़क का वेग किसके सापेक्ष है भाई, यात्री बस के सापेक्ष है, तो हम लिख सकते हैं बस के सापेक्ष
बस के सापेक्ष किसका वेग ज्ञात करना है हमको? सड़क का वेग ज्ञात करना है, सड़क का वेग निकालना है। यदि मान लेते हैं इसकी सापेक्ष वेग v1 है और इसकी सापेक्ष वेग v2 है और आपको बोला गया कि बस के सापेक्ष सड़क का वेग निकालना है, तो हम क्या करेंगे? v2 माइनस v1 लेकर चलेंगे। यही आपका फार्मूला हो जाएगा, है ना। जैसे कि हम पीछे स्लाइड में देखें, मान लो हमको a के सापेक्ष b का निकालना है, तो हमको पहले b का वेग लेना रहता है, उसके बाद a का वेग लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया है कि भाई बस के सापेक्ष और सड़क का वेग पूछा गया है, तो हम पहले सड़क का वेग लेंगे फिर उसके बाद बस का। तो एक चीज बताओ, सड़क का अपना कोई वेग होता है क्या? नहीं होता है ना, सड़क तो सड़क है, तो सड़क का वेग यहाँ पर क्या माना जाएगा? 0, है ना, क्योंकि सड़क का अपना कोई वेग नहीं होता, तो हम क्या कर दिए? 0 कर देते हैं। लेकिन बस का अपना वेग है माइनस, और बस का वेग कितना दिया है? 20 किलोमीटर प्रति आवर, तो हम लिख दिए यहाँ पर क्या? 20 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है? अब 0 में से 20 किलोमीटर प्रति आवर को घटाने पर कितना हो जाएगा? माइनस 20 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो हम ये आंसर के रूप में क्या लिखेंगे कि भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, माइनस 20 किलोमीटर प्रति आवर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब एक नेक्स्ट सवाल है आपके पास, 250 किलोमीटर, है ना, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति आवर की एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, एक पक्षी गार्ड के डिब्बे से एक समान चाल 25 किलोमीटर प्रति आवर से उड़ना प्रारंभ करती है और कितने समय में पक्षी रेलगाड़ी को पार कर लेगा बोला गया है ना। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ध्यान से देखना है ना। ये मान लेते हैं एक रेलगाड़ी है और इसकी टोटल लंबाई कितना है? 250 मीटर है। अब जो गार्ड होता है, गार्ड पीछे साइड होता है, आप देखे होंगे रेलगाड़ी के जो गार्ड होता है, आप देखे होंगे ना, जो गार्ड है यहाँ पर एक चिड़िया है और यहीं से एक जो चिड़िया है यहाँ से उड़ना चालू कर देती है ऐसे पंख फैलाकर, है ना। और ट्रेन की जो स्पीड है ये 20 किलोमीटर प्रति आवर दिया है और जो पक्षी की स्पीड है ये 25 किलोमीटर प्रति आवर दिया गया है। तो आप बताओ, दोनों एक ही दिशा में रन कर रहे हैं, मतलब पक्षी को यदि ट्रेन को पार करना है, मतलब टोटल कितने मीटर को पार करना है? 250 मीटर को पार करना है। तो हम क्या करेंगे कि भाई टोटल लंबाई जो सापेक्ष वेग होगा आपके पास, सापेक्ष वेग वो कैसे निकाला जाएगा? हमेशा घटाकर निकाला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पक्षी का वेग यहाँ पर 25 है और ट्रेन का वेग 20 है, तो घटाने पर कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति आवर हो गया आपके पास सापेक्ष वेग। अब हमारे पास जो समय का फार्मूला होता है, समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल, या यहाँ पर हम सापेक्ष चाल या सापेक्ष वेग भी लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर वेग भी लिखेंगे, दूरी बटे वेग तो भी चलेगा यहाँ पर, है ना। क्या लिख सकते हैं? उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब टोटल दूरी कितना है? तो भाई टोटल दूरी है 250 मीटर की है। सापेक्ष वेग कितना मिला हमको? 5 किलोमीटर, लेकिन याद रखना वो मीटर में है और ये है किलोमीटर में। तो ये अनमैच्ड डाटा है ना। दोनों मीटर में रहे तो काम बनता है या दोनों किलोमीटर में रहे तो काम बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक को चेंज करेंगे, है ना। हम 250 मीटर को नहीं बल्कि हम 5 किलोमीटर प्रति आवर को किस में चेंज कर लेते हैं? 5 किलोमीटर प्रति आवर को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ता है? 5/18 से गुणा करना पड़ता है। क्लियर? तो हम गुणा करेंगे जब आगे इसको, तो 5 25 ये हो गया। ऊपर में डाटा है आपके पास 250 और जो नीचे वाला जो 18 है, चूंकि भाग में चेंज होगा और भाग का जब गुणा में जाता है तो ऊपर में चले जाएगा और ये आ जाएगा आपके किस में? गुणा में। आप देख पाओगे कि 25 से 25 क्या हो जाना है, यहाँ पर कट जाना है। 25 से 25 कट गया, बचा कितना? 10। तो कितना हो जाएगा? 180 सेकेंड। और 180 सेकेंड का मतलब होता है कितना? 3 मिनट। कितना हो जाता है? 3 मिनट। अतः वो जो पक्षी है उस ट्रेन को कितने मिनट में पूर्णतः पार कर लेगी? तो 3 मिनट में पूर्णतः पार कर लेगी। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा इज द राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सापेक्ष चाल से इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। 40 किलोमीटर प्रति आवर और 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं से समानांतर पटरियों में आ रही है।
अलग अलग दिशा से। क्लियर है। यदि रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 360 और 240 मीटर हो तो रेलगाड़ियों को परस्पर पार करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है ना। पार करने में डाटा मैच कैसे हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, है ना। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही है, ध्यान से समझना, ठीक है। वर्षा की बूंद ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है ना, नीचे की ओर गिर रही हो। वर्षा से बचने के लिए व्यक्ति को छाता किस दिशा में रखना होगा, ये बोला गया है। अब हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हमारे पास डायरेक्शन है, ये आपके पूर्व होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, उत्तर है, ये दक्षिण है और ये है आपके पास पश्चिम। क्लियर है। यदि हम एक डायरेक्शन बनाएं इस टाइप से और यहाँ पर बोला गया है कि भाई वर्षा से बचने के लिए व्यक्ति को छाता किस दिशा में रखना होगा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको चाल निकालना पड़ेगा। और कैसा चाल होना चाहिए, वही सापेक्ष चाल पर बेस्ड होनी चाहिए, तभी आपका सवाल क्या होगा, बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन बना लेते हैं और डायरेक्शन बनाने के लिए हम देख पाएंगे कि एक डायरेक्शन इस टाइप से बना लेते हैं, चलेगा ना। ये आपके पास एक डायरेक्शन है। अब जो वर्षा की जो बूंद है, वर्षा की बूंद के गिरने की दिशा ये है, व्यक्ति के चलने की दिशा ये है, क्योंकि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में, है ना। तो हम एक नाम दे देते हैं यहाँ पर, क्या नाम दे देंगे कि भाई व्यक्ति के सापेक्ष चाल, व्यक्ति की चाल, और ये वर्षा की चाल या वर्षा का वेग है। क्लियर है। हम मान लेते हैं इसकी वेग को वी आर, है ना, वी आर, और इसको मान लेते हैं वी एम मान लेते हैं। क्लियर है, वर्षा की वेग। अब हम सापेक्ष चाल निकालेंगे तो ये जो होगा उसका वी एम बन जाएगा, ये वी आर की ओर और ये भी आपके पास वी एम है। तो अब वर्षा से बचने के लिए व्यक्ति को कौन सी डायरेक्शन में रखना होगा, छाता, तो छाता हमेशा इस डायरेक्शन में रखना होगा। और ये डायरेक्शन कौन सा है आपके पास, तो ये डायरेक्शन होता है आपके पास, है ना, नॉर्थ ईस्ट का होता है, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट का। तो छाता को किस डायरेक्शन में रखना होगा, वर्षा की बूंद से बचने के लिए उत्तर पूर्व की ओर रखना होगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व के। तो इस टाइप से आपको सापेक्ष चाल से संबंधित सवाल भी मिलते हैं, तो इसको आपको आसानी से बनाना होगा। क्लियर है। तो इस टाइप से हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई बल की गति के नियम, बल के न्यूटन के जो गति के नियम है, इस पर बात करेंगे अब। ठीक है। आपके पास गति से संबंधित हमारा क्या क्या हो गया, सापेक्ष चाल हो गया, त्वरण हो गया है, त्वरित गति से संबंधित गति के समीकरण देख चुके हैं। तो ये जितने भी गति से संबंधित है और गति से संबंधित जितने भी सवाल हो सकते थे न्यूमेरिकल के, लगभग सभी सवाल यहाँ पर करा दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन के गति के नियम, और गति के नियम, जितने भी गति के नियम और जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको एकदम बारीकी से देखने वाले हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके।